म्यूचुअल फंड सही है, ये तो सब जानते हैं। बट क्या है सही तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का? आइए जानते हैं आज वाइट ओक कैपिटल के सीईओ मिस्टर आशीष सोमैया से। आशीष, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड इंटरेक्टिंग विद आवर ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू। तो आशीष, देयर इज टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। पहले जिन्होंने काफी वॉलेटिलिटी देखी है पिछले कई सालों में और उन्होंने वेल्थ भी क्रिएट की है। And second, who starting investing after COVID and seeing this volatility uh, first time. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द राइट गाइडेंस फॉर बोथ ऑफ देम? देखिए, जो लोगों ने कोविड के पहले से इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो दे वुड हैव डेफिनेटली सीन दैट कोविड में काफ़ी इनको ऊंच नीच का सामना करना पड़ा। काफ़ी एक शॉक एक तरीके से लगता है। जैसे मार्च 2020 अगर आप देखें तो एक महीने या 3 हफ्ते के अंदर अंदर 30-35% मार्केट का डिक्लाइन। तो मैंने देखा है कि जो लोग 2017-18 में शुरू किए हैं उनको पहले पहले ऐसा लगा होगा कि ये स्टॉक मार्केट अपने लिए बना ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और जो लोग 2020 के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, समझो 2020 के बॉटम के बाद, जब सब घर में बंद थे और आप देखते हैं डिजिटल अडेप्शन काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी लोग मार्केट से जुड़ गए, तो 2020 में जो लोग आए उनको लगा होगा कि इतना घबराते क्यों है लोग, काफ़ी ये तो बहुत आसान है। और अब जाकर के अब देखिए 2021 के एंड से लेकर के अभी हम लोग 2023 आ गए, तो 1.5 साल निकल गया, निफ्टी 18,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अब जाकर के सबको एक चैलेंजिंग माहौल का एक्सपीरियंस बन रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं तो जो लोग 2017-18 में आए और जिन्होंने 2019-20 का माहौल देखा उनको लगा कि ये बहुत मुश्किल है। और जो लोग 2020 में आए और जिन्होंने तुरंत बहुत सक्सेस देखा उनको लगा होगा कि ये बहुत आसान है। तो समझने वाली बात यह है कि जितना 2018 वालों को डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, और जितना 2020 वालों को लगता है उतना आसान भी नहीं है मार्केट। राइट। अल्टीमेटली मार्केट का काम यही है कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हो उसको आपके लिए इजी, मार्केट इज नेवर मेंट टू बी इजी एंड मार्केट इज नॉट मेंट टू बी एज पर योर एक्सपेक्टेशन। मार्केट हमेशा ही लोगों को कंफ्यूज करता है। तो लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना और बड़े बड़े कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करना। समझो आप 2018 में आए और आपने कंक्लूड कर लिया कि अरे भाई ये तो बहुत ही मुश्किल जगह है, अपने लिए नहीं है। या आप 2020 में और आपने समझ लिया कि भाई लोगों को पता नहीं है, ये तो बहुत आसान है, मैं तो ऐसे ही पैसा बना सकता हूँ। तो जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है और जितना कभी कभी लगता है उतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग आशीष, करंटली इन्वेस्टर्स आर वरीड अबाउट ग्लोबल फैक्टर्स। जी। एंड जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर, और अभी यूएस का हाई इन्फ्लेशन, एंड लेटेस्ट अगर हम देखें तो बैंकिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगा है यूएस के अंदर। तो व्हाट इज द राइट गाइडेंस कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को इस समय में, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है चीजों पे? तीन पार्ट्स में आपको बताऊंगा इसको लेकर के। सबसे पहला हेडलाइन और सबसे पहला सिंपल पार्ट क्या है कि अगर बाहर के डिस्टरबेंसेस की वजह से, जैसा आपने बताया, समझो कि यूएस में वहाँ पे ब्याज दर बहुत बढ़ गए हैं। ब्याज दर बढ़ने की वजह से आम आदमी तो छोड़ो, बैंकों का भी पूरा हिसाब गड़बड़ा रहा है। राइट। तो पहली बात समझने वाली बात क्या है कि अगर बाहर के डिस्टरबेंस की वजह से हमारे मार्केट में करेक्शन आती है तो सबसे पहली चीज हमको ये जानना चाहिए कि हमारे लिए एक मौका क्रिएट हो जाता है। करेक्ट। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि ये जो करेक्शन है 2021 के एंड से लेके अब तक 1.5 साल निकल गया। कभी यूएस और ये सॉरी यूक्रेन और रशिया का वॉर, यूएस में महंगाई बढ़ रही है, यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं, अब आपने जैसे देखा बताया बैंकिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें इजाफा हो रहा है, कंपनियों का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चल रहा है, अर्निंग ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ, कंपनियों का फंडामेंटल परफॉर्मेंस काफी ठीक चल रहा है। तो हमारे यहाँ का परफॉर्मेंस बाहर से बेहतर होने के बावजूद, और ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए, ये बाहर के प्रॉब्लम्स है। तो बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद हमारे यहाँ पे अगर मार्केट सस्ता होते जा रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट का लेवल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप सीधे सीधे हिसाब से देखें तो 1.5 साल पहले अगर मैं आपको बोलता
कि भाई बिस्किट का एक पैकेट 10 रुपए का है और इसमें आपको 5 बिस्किट मिलेंगे, लेकिन अभी भी बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का ही है, लेकिन 5 के बजाय आपको 6 बिस्किट मिल रहे हैं या 7 बिस्किट मिल रहे हैं। तो ये वही बात है ना कि 18 महीने से निफ्टी सेम लेवल पे है, लेकिन निफ्टी का अर्निंग पर शेयर और कंपनियों का कैश फ्लो जो है वो 20 से 25% बढ़ चुका है एक्चुअली। तो पहली बात ये देखनी है। दूसरी बात हमको ये देखनी है कि जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि बाहर के जो डिस्टरबेंस है, तो 2000 में आप देखिए कि 2000 में यूएस में टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ था, 2001 में यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ था, 2003 में यूएस ने इराक में वॉर कर दिया, 2007 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हुई। तो ऐसे तो आमतौर पे हमने देखा है कि बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से, ये जितने भी मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए सब में इंडिया में मार्केट करेक्ट हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली 2000 से 2010 का जो दशक था, इतने सारे इवेंट्स मैंने आपको बताया, बावजूद इन इवेंट्स के अल्टीमेटली हमारे मार्केट में भारी इजाफा हुआ था, क्योंकि हमारे लोकल कंपनियों का और आर्थिक व्यवस्था का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो शॉर्ट टर्म अगर आप देखते हैं तो बाहर की ऊंच नीच की वजह से यहाँ पे भी ऊंच नीच होती है, लेकिन अगर आप 2-5 साल 10 साल अगर लंबा थोड़ा देखेंगे तो ये सारी की सारी ऊंच नीच है पीछे रह जाएगी, और अल्टीमेटली हमारे मार्केट में वही रिटर्न आपको दिखेगा जो हमारी कंपनियों की प्रॉफिट बढ़ रही है और जितना हमारी कंपनियों का कैश फ्लो बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म अलग होती है, लॉन्ग टर्म अलग होती है। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली हमारा जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है मार्केट में आपको वही देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अगर बाहर के डिस्टरबेंसेस की वजह से हमारा मार्केट सस्ता हो रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे कैसे देखा जाए उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो वही अगेन आने वाले समय में इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, एज यू से कि इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन होगा, बट पिछले कुछ 1-1.5 सालों में अगर हम रिटर्न्स को देखें, या तो वो जीरो है या वो नेगेटिव है। तो बेसिकली इसको क्या एक बहुत अच्छा मौका समझ सकते हैं इंक्रीज करने के लिए एक्सपोजर को, या कैसे उसको मैनेज किया जाए? तो उस पे आप क्या जी, कहना चाहेंगे? एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि थोड़े समय पहले 1.5 साल पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी आज भी वो 10 रुपए की है, करेक्ट। लेकिन उसके अंदर की क्वांटिटी है वो 20-25% बढ़ गई है। तो एक तो जो आपने सवाल पूछा उससे यही एग्जांपल आता है कि भाई पहले जो चीज़ आप 10 रुपए में खरीदने को तैयार थे, आज भी वो चीज़ आपको 10 रुपए में मिल रही है, लेकिन उसके अंडरलाइंग वैल्यू अभी बढ़ गई है। तो डेफिनेटली आपको और एलोकेशन करना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एलोकेशन नहीं भी करें तो भी जो पैसा आपने लगाया है उसमें आपको डटे रहना चाहिए, क्योंकि ये तो इक्विटी मार्केट का चलन है। इक्विटी मार्केट का चलन ही ऐसा है, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई 5 साल में 14-15% कंपाउंडेड रिटर्न आएगा, तो 5 साल में पैसा डबल होता है। आमतौर पे ये इक्विटी की एवरेज रही है कि कभी 12%, 15%, 5-6 साल में, हर 5-6 साल में पैसा डबल होता है और 12-15% के आसपास रिटर्न आता है। ये हमेशा का इक्विटी का एवरेज रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई कौन से 5 साल में पैसा डबल होगा और कौन कौन से सॉरी कौन 5 साल में से कौन से 2-3 साल में पैसा डबल होगा और कौन से 2-3 साल में मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ये आप पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2018 से 2023 में लोगों का पैसा डबल हुआ है, लेकिन 2018 से 20 अगर आप देखेंगे ना तो बड़ा कुछ नहीं, स्ट्रेस। और पूरा का पूरा गेन तो पिछले 2 साल में आया, 20-21 में आया पूरा गेन। करेक्ट। तो अगर आप 2021 से 2026 देखेंगे तो, या 2027 तक देखते हैं, तो 5-6 साल में फिर पैसा डबल होता है। लेकिन 21 से लेके 23 पहले 2 साल शायद कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी जाके रिटर्न नहीं बनेगा। अल्टीमेटली बोलने वाली बात क्या है कि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-12% है, निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ 10-12% है, तो अल्टीमेटली इंडेक्स की ग्रोथ उतनी आनी है, और हम लोग सब लोग इंडेक्स तो ले नहीं रहे हैं, इंडेक्स से बेटर कंपनियां ही ले रहे हैं हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5-6 साल में रिटर्न देने वाला जो सिलसिला है वो चला है और वो चलता रहेगा। लेकिन हर 5-6 साल के पीरियड में ऐसा होता है कि कभी 2 साल खराब है और पूरा रिटर्न 2 साल में बन जाता है। तो ये तो मार्केट का चलन है। करेक्ट। मैं आपको एक ऑर्डिनरी एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं मुंबई से नासिक जा रहा था कार चला के। तो मुंबई से नासिक मेरे ख्याल में 100-125 किलोमीटर होगा, मुंबई से नासिक। और ऐसा होता है ना, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो आगे काफ़ी ऐसा होता है, शाम को बहुत ट्रक्स होते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है, ट्रक्स होती है बहुत। तो मैं उन ट्रक्स की वजह से मेरी गाड़ी भी स्लो चल रही थी।
और मैं हॉर्न लगाए जा रहा था, ओवरटेक करने की ट्राई कर रहा था। काफ़ी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुआ मैं कि भाई मैं इन ट्रक्स की वजह से लेट हो रहा हूँ। फिर मैंने ध्यान दिया, एक ट्रक के पीछे लिखा था ये तो ऐसे ही चलेगी। तो स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, आपके हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट का अपना चलन है। आपको 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो कौन से 2 साल में पैसा बनेगा और कौन से 2 साल में पैसा नहीं बनेगा, ये आप पहले से फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी खास बात ये है कि अगर आपने देखा कि पिछले 2 साल में पैसा नहीं बना है, तो कहीं न कहीं अगले 3 4 साल में पैसा बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, घट नहीं जाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे ये मानते हैं कि जो भी नए इन्वेस्टर आज के समय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिस्पाइट दी पिछले 1 डेढ़ साल में जो इवेंट हुआ है, तो दे कैन लुक एट दी लाइक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इतनी ह्यूज है कि हो सकता है जो पिछले 30 सालों में लोगों ने पैसा बनाया है, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर अब बन चुका है इंडिया के अंदर, और जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया के अंदर देख रहे हैं हम लोग, तो आने वाले 10 सालों में क्रिएट हो सकता है ये वो जी। वेल्थ। हाँ, मतलब अगला 10 15 साल पिछले 10 15 साल के मुकाबले बेटर ही होएगा। क्योंकि एक लेवल पे इकोनॉमी जब आती है, एक लेवल पे पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम आता है, वहां से आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होने का जो रेट है वो बढ़ने के चांसेस है। Okay. So also I seen your videos. You are saying thrive in gray. So basically, what is the message from this? Ki thrive in gray. सी बोलने वाली बात क्या है कि जो हम लोग निवेशक हैं हमारे, तो निवेशक जो हैं वो हमेशा मार्केट में एक तरीके से कहीं ना कहीं से सर्टनटी चाहते हैं। लेकिन क्या है कि स्टॉक मार्केट में कभी सर्टनटी नहीं मिलती है। तो बेटर ये है कि आप सर्टनटी ढूंढने के बजाय अनसर्टनटी में अपने आप को कैसे कंफर्टेबल कर लें, वो ही सीखने की चीज़ है। सी जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे हम पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं और आप मुझे जैसे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि भाई पिछले 1.5 साल में पैसा नहीं बना है। तो इसका Hmm. कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हर 5 6 साल में अगर आप सोचते हैं 5 10 साल में पैसा बनना चाहिए, तो 5 साल में से अगर 2 साल पैसा नहीं बना है, तो हमको कोई जजमेंट करने की या कंक्लूजन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो इनफैक्ट यही बनता है कि अगर पिछले 2 साल में पैसा नहीं बना है, तो अगले 2 3 साल में कहीं न कहीं पे अबव एवरेज रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो शेयर बाजार जो है, इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। इसमें प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, सर्टेनिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो आगे जाकर के क्या होने के चांसेस बढ़ते हैं और क्या होने के चांसेस कम है, ज्यादा है। ये प्रोबेबिलिटी समझने की जरूरत है। सर्टेनिटी को खोजने जाएंगे तो सर्टेनिटी तो कभी मिलेगी नहीं। करेक्ट। और दूसरी चीज ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमको हर तरह के कंक्लूजन्स, जजमेंट्स ये खोजने की या पास करने की जरूरत नहीं है। ये एक जर्नी है और जर्नी में पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का डेस्टिनेशन कोई नहीं होता है। देखिए, मार्केट 30 साल से चलता आ रहा है, 40 साल से। मतलब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 1875 से चल रहा है। दुनिया भर में जो स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक मार्केट्स हैं, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। हम सब सारे के सारे बिजनेसेस खुद नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है, अपनी कंपनी लिस्ट कर रहा है, तो उसके बिजनेस में हम भागीदार बन सकते हैं थोड़े समय के लिए। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो है वो एक जर्नी है, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और वो जर्नी में आपके पैसे की बढ़त होती है, उसका रिटर्न बनता है, और आपको जब मन करे तब आप उस जर्नी को डिसकंटिन्यू करके निकल जाते हैं। तो बोलने वाली बात क्या है कि स्टॉक मार्केट में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जजमेंट, कंक्लूजन, फाइनल डेस्टिनेशन, ये सब चीजें स्टॉक मार्केट को एप्लीकेबल नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग्स को हर चीज में सर्टेनिटी चाहिए होती है, इसीलिए इन लोगों को स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपने आप को अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल कर लें, समझो कि आप सोचते हैं कि भाई मैंने पैसा लगाया, आपके पैसा लगाने के बाद पिछले 1 1.5 साल में मार्केट चला ही नहीं, समझो आपका वैल्यू 10% डाउन हो गया, तो आप Hmm. कंक्लूड कर लेंगे कि अरे भैया ये तो 10% डाउन है, अब तो ये डाउन ही होना है, अब तो इसका कुछ होना नहीं है, ये तो मैं गलत जगह पे आ गया है। ऐसा नहीं है। उसका आप एक मेंटल नोट कर लीजिए कि भैया पिछले 1.5 साल में 10% डाउन है, कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं अगले 1.5 साल में क्या होता है। क्योंकि आज कोई मार्केट बंद तो नहीं हो जाना है ना, मार्केट बंद हो गया आपको बाहर फेंक दिया, ऐसा तो है नहीं।
आप पिछले 1.5 साल में ऐसा हुआ है, ठीक है, देखते हैं अगले 1.5 साल में क्या होगा, बिकॉज ये तो मार्केट का बेसिक चलने का तरीका है। तो जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट ऐसा गेम है, इसमें आप स्कोर जरूर रखिए, लेकिन हर थोड़े समय में ये विनर है, ये लूजर है, ये जीत गया, ये हार गया, अब तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये नेवर एंडिंग गेम है। आप इसमें स्कोर रखिए, लेकिन विनर और लूजर डिक्लेयर करने की कोशिश मत करिए। और गेम को गेम के तरीके पे देखिए। जैसे अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो इसमें एक अच्छा ओवर हुआ तो हम डिसाइड कर लेते हैं अरे इंडिया जीत जाएगा। एक खराब ओवर हुआ तो हम बोलते हैं ओहो हो, ये तो यार पता नहीं कहाँ आ गए, ये तो खराब। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो आप कैसे देखोगे? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो आप मैच एंजॉय करोगे। आप हर ओवर के बाद आपको चिंता तो है नहीं कि इंग्लैंड जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो स्टॉक मार्केट ऐसा गेम है, इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह मत फॉलो करिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह आप फॉलो करिए, तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे, पैसा भी ज्यादा बनाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा थ्राइव इन ग्रे का बोलने का मतलब ये है कि अनसर्टनिटी को एज ए जर्नी, अनसर्टनिटी को एक्सपीरियंस करिए, अनसर्टनिटी को एंजॉय करिए, और अनसर्टनिटी में अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखना, उससे आप अगर यूज टू हो जाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जो लोग सर्टनिटी को खोजते हैं वो शायद मुझे लगता है स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाए। करेक्ट, करेक्ट। देखिए, इन्हीं बातों से ना एक बात निकल के आई है कि लाइक सभी लोगों को कैटेगरीज के बारे में पता है, लार्ज कैप म्यूचुअल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड ऑल। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी ऐसी निकल के आई है जहां पर कि लोगों की एक्सपेक्टेशन एक एफडी प्लस रिटर्न था। लेकिन पीछे वही अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है कि 1-1.5 साल के अंदर वहां पर भी एक्सपेक्टेशन लोगों का बैलेंस एडवांटेज पर थोड़ा सा मतलब डाउट क्रिएट हुआ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी लोगों को किस हद तक पीस ऑफ माइंड दे सकती है सी कंपेयर टू इक्विटी? सी बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप दो चीज पे ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज ये है कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स में पैसा लगता का है, डेट और इक्विटी में। करेक्ट। करेक्ट। पिछले 1.5 साल में अगर आप इक्विटी देखेंगे, तो जब से वॉर हुआ, ऑयल, मेटल, कमोडिटी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यही सब चीजें चली है, और अच्छे अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज परफॉर्मेंस जिनका अच्छा है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल्स, फार्मा, ये सब जो चीजें फंडामेंटली जो अच्छा कर रही थी, लेकिन इनके शेयर के दाम नहीं चले हैं। जब से जो यूक्रेन वॉर की आपने बात की, तब से तेल, मेटल, एनर्जी, यूटिलिटी, पावर, और ये सब में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनका इनका ज्यादा बोलबाला रहा। दूसरी बात आप देखिए कि 2022 में जिन तरीके के इक्विटी, 2022 में जिस तरीके के स्टॉक्स और जिस तरीके के इक्विटी चले हैं, वो उसके पहले 5-6 साल तक बिल्कुल डूबे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो वॉर की वजह से एक तरीके से सेक्टर रोटेशन हो गया। इसलिए आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में जो है वो काफी चीजें 2022 में नहीं चली हैं। तो पहली बात तो ये है कि इक्विटी में कोई खास रिटर्न बना नहीं है 2022 में, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। दूसरी बात क्या है कि बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी के अलावा पैसा लगता है लोगों का डेट में, और डेट में अब जाकर के बहुत पैसा बनेगा, लेकिन पिछले 1 साल में जब ब्याज दर बहुत बढ़ रहे थे तो उसका भी रिटर्न सप्रेस हो गया। तो बैलेंस एडवांटेज फंड को आपको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि भाई इक्विटी के मुकाबले, अगर इक्विटी में कुछ नुकसान हुआ है या इक्विटी में पैसा नहीं बना है, तो उसके मुकाबले बैलेंस एडवांटेज कैसा किया है। करेक्ट। तो इक्विटी के मुकाबले डाउन साइड प्रोटेक्ट करना, इक्विटी के मुकाबले वॉलेटिलिटी कम होना, ये सारे फंक्शंस तो फुलफिल किए हैं। दूसरी बात ये रहती है कि जो डेट का पोर्शन है वो पिछले साल दबाव में था थोड़ा, लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स में डेट और इक्विटी दोनों कंपोनेंट्स में बहुत बढ़िया रिटर्न बनेगा। तो उसमें भी यही है कि 3-4 साल का तो आपका टाइम, भले इक्विटी की तरह 10-10 साल का टाइम होराइजन ना भी आप रखें, बैलेंस एडवांटेज फंड में एक थोड़ा मीडियम टर्म होराइजन रखिए 3-5 साल का, तो भी भले पिछले 1.5 साल में अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगले 1.5 साल 2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डेट और इक्विटी दोनों में रिटर्न बनेगा। तो आई थिंक ये हमेशा जैसे बोलते हैं पेशेंस वाली बात है। आप अगर 5 साल, 10 साल, 3 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो आज आपने पैसा लगाया और कल से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसी शर्त तो रख नहीं सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है, कभी साल 2 साल बीच में आते हैं जहाँ पे पैसा नहीं बनता है, लेकिन उसमें हम लोगों को अपना कन्विक्शन दिखाने की और इन्वेस्टेड बने रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके।
And since White Oak is a newborn baby to MF industry, जी then how do you place yourself among other mutual funds? दो तीन चीज़ें मैं बोलूँगा अपने यहाँ पे। जैसे वाइट ओक के नाम से लोगों को ज़्यादा फेमिलियरिटी शायद नहीं है, और ये फेमिलियरिटी ना होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये बड़े बड़े दिग्गज बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनीज, इन लोगों के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अमूमन ये होता है कि इनके म्यूचुअल फंड बाद में आते हैं, लेकिन इन नामों से आप पहले ही वाकिफ होते हैं। वाइट ओक के केस में अलग है, क्योंकि वाइट ओक जो है हमारे पीछे कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी ये सब नहीं है। ये प्योरली एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। और दूसरी बात, इसके पीछे कोई बैंक, इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को एसेट मैनेजमेंट का या फंड मैनेजमेंट का, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस दिया गया है। तो हमारे जो फाउंडर हैं 2017 में इन्होंने वाइट ओक की शुरुआत की। तो वाइट ओक की शुरुआत करने से पहले ये वर्ल्ड लेवल पे बड़े से बड़े दिग्गज फंड मैनेजमेंट कंपनी में, जैसे गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट है, इसके 17 साल इन्होंने काम किया वहाँ पे। प्रशांत खेमका जी जो है 17 साल गोल्डमैन सैक्स में काम किया, और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, न केवल इंडिया के लिए लेकिन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, जिसका मतलब ये है कि 27 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रैक रिकॉर्ड ये रखते हैं। तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट कंपनी है ये, कोई बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या ब्रोकिंग कंपनी का और एक बिजनेस वर्टिकल हो ऐसा वाला कंपनी नहीं है। प्योर फंड मैनेजमेंट कंपनी है। और ना केवल प्रशांत जी, हमारे इन फंड मैनेजमेंट और रिसर्च की जो टीम है वो इंडिया की लार्जेस्ट है। मतलब 37 लोग हैं हमारे फंड मैनेजमेंट और रिसर्च में। ये लोग जो रिसर्च में है वो इंडिया और सिंगापुर में है, 37 पीपल। तीसरी बात यह है कि शायद काफ़ी लोगों को वाइट ओक का नाम नहीं पता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स, CNBC, जी बिजनेस वगैरह देखते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FIIs के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है। तो वाइट ओक $5.5 बिलियन मैनेज करती है, और इंडिया में गोरों का पैसा इंडिया में लगाने वालों में, जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, तो वाइट ओक इटसेल्फ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया। ये $5.5 बिलियन में से $2 बिलियन हम इंडियन इन्वेस्टर्स का मैनेज करते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट PMS, AIF सब वाइट ओक मैनेज करता है। लेकिन इसके अलावा $4 बिलियन हम लोग फॉरेनर्स का मैनेज करते हैं जो इंडिया में हमने लगाया है। तो वाइट ओक इटसेल्फ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हैविंग डिप्लॉयड ऑलमोस्ट $4 बिलियन इन इंडियन इक्विटीज। सो एक स्पेशलिस्ट इक्विटी फंड हाउस है। काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं फंड मैनेजमेंट टीम में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें, अभी तो हमने पिछले 6 महीनों में अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का, ये सारे एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट दिखेगा। बहुत अच्छा है सर। तो इसमें मैं आपसे आई विश फॉर लक ऑल्सो कि भाई ये सारी चीजें आगे बहुत जाकर बड़ी हो, और हम जैसे आज इंडस्ट्री के बड़े बड़े फंड हाउस देखते हैं वैसे ही वाइट ओक को भी देखें। थैंक दूसरा यू। मेरा एक क्वेश्चन और था कि जितने भी यंगेस्ट पॉपुलेशन है आज की डेट में इंडिया की, तो आपका कोई एक मैसेज जो उनको एक राइट डायरेक्शन में, राइट इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाए। बिकॉज काफी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऐसे हर कोई देखने की कोशिश करता है कि जहां पर ओवरनाइट पैसा बने। ऐसा जो कई लोग ऐसे भी, और कई लोग इस चीज को अब समझने भी लगे हैं कि पैसा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही बनता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया है अपने लाइफ टाइम में। तो कंपनीज में इन्वेस्ट करके और हम इस तरीके से कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उन यंगेस्ट लोगों के लिए मैसेज आपका क्या है? सी, जो यंगेस्ट लोग हैं, पहली बात तो बढ़िया चीज़ ये है कि आप जैसे यंग लोग वेल्थ मैनेजर हैं, और आप लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए से अपने जो साथीदार हैं, दूसरे यंग लोग हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग यंग थे तब ये सब जरिए नहीं थे, तब ये सब अवेलेबिलिटी नहीं था। और जब हम यंग थे तभी स्कूल कॉलेजों में कोई बहुत ज़्यादा MBA, फाइनेंस का एजुकेशन, और फाइनेंस भी अगर कर दिया तो भी अकाउंटिंग वगैरह होता था। कोई स्टॉक मार्केट, फंड मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, प्राइवेट इक्विटी, ये सारी चीज़ें कोई स्कूल कॉलेज में सिखाता नहीं था। अब तो मैं मानता हूँ कि CBSE और कुछ करिकुलम में आ गया ये सब, लेकिन काफ़ी समय तक ये सब अवेयरनेस थी ही नहीं एक्चुअली। करेक्ट। तो अभी के जो यंगस्टर्स हैं इनको
दूसरे सिखाने वाले डिफरेंट मीडियम्स हैं, इनकी जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन सिलेबस है ये काफ़ी चेंज हो गई है। तो कम से कम इन लोगों के लिए मैं ज़्यादा आशावादी हूँ कि ये लोग जल्दी सीखेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने में जितना जल्दी शुरू करेंगे ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, राइट। क्योंकि अगर आप 100 रुपया लगाते हैं और उसकी 10% की रेट से ग्रोथ होती है, अगर आप 1 साल के लिए लगाएंगे तो 110 होएगा, लेकिन 2 साल के लिए लगाएंगे तो 121 होता है ना, और फिर 3 साल के लिए लगाएंगे तो 134 होगा, और फिर जाकर के वो 150 क्रॉस करेगा, राइट। तो जाहिर सी बात है कि रिटर्न जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा, स्टार्टिंग अमाउंट और रिटर्न से ज़्यादा लंबे अरसे का ज़्यादा योगदान रहता है। तो जितना जल्दी सीखेंगे, जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना आगे जाकर के ज़्यादा फायदा होगा। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज, सबसे फेमस जो इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर वॉरेन बफेट। तो मिस्टर बफेट को हमेशा पूछा जाता है कि मिस्टर बफेट, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो ये हमेशा बताते हैं कि हिज सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, हमेशा बताते हैं कि भाई 1930 में इनका जन्म हुआ और वो अमेरिका में हुआ, ये इनका सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस है। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मिस्टर बफेट 1930 में जब बॉर्न हुए तो इनका जो इन्वेस्टमेंट करियर था ये 1950, 1960, 1970 में चला, जब यूएस जो है इन सालों में या इन दशकों में यूएस जो है वो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। तो होता क्या है कि भाई आप अपना इन्वेस्टमेंट करियर तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन देश में और देश की आर्थिक व्यवस्था में क्या हो रहा है इसका इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आज जो इंडिया में यंग लोग हैं और जो 2020, 2030, 2040 के दशकों में इंडिया के आर्थिक व्यवस्था में अपना करियर बनाएंगे और इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब लोग राइट प्लेस राइट टाइम है। जैसा बफेट साहब बताते हैं कि 1930 इन अमेरिका, ही वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो उसी तरीके से 2020, 2030, 2040 में जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आज यहाँ पे अपना करियर बना रहे हैं, ये सब लोग राइट प्लेस इन द राइट टाइम है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि राइट प्लेस राइट टाइम से आप ये मत समझिएगा कि पूरा नसीब का खेल है। राइट प्लेस राइट टाइम आप नसीब से पहुंचते हैं, लेकिन नसीब से राइट प्लेस राइट टाइम पहुंचने के बाद डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। इफ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इट इज नॉट इनफ, यू स्टिल नीड टू डू द राइट थिंग्स। और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को लेकर के राइट थिंग्स किसको बोलते हैं? राइट थिंग्स इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस, परसिवियरेंस, नॉट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये राइट प्लेस राइट टाइम है, इनके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इनको राइट थिंग्स करनी भी पड़ेगी। तो वही अगेन एक और पॉइंट मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, लाइक कि हमारे पिछले कई सालों में, चाहे 5 सालों, 10 सालों, 15 सालों, 20 सालों, जो भी ग्रोथ अभी तक हुई है एज ए कंट्री, उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी ग्रोथ तो हुई है, बाकी जो लोगों ने नहीं किया है तो उनकी नहीं हुई है। तो अगेन वही सभी ऑडियंस से मेरी भी यही कहना है कि फ्यूचर में भी जो इंडिया की ग्रोथ होने वाली है उसमें भी पैसा बनेगा, लेकिन बनेगा सिर्फ उनका जो पार्टिसिपेट करेंगे। जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो अगेन फिर पछताएंगे कि हमने पैसा नहीं बनाया। बिल्कुल, फिर तो वो स्टॉक मार्केट को ब्लेम करेंगे, एग्जैक्टली ऊंच नीच, मार्केट की ऊंच नीच को ब्लेम करेंगे। देखिए ये तो स्टॉक मार्केट तो है वैसा ही है, ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो आप अपना डिसिप्लिन कैसे रखते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, वो तो आपके हाथ में है। Definitely, definitely. Thank you, Ashish, for sparing time for us. And I believe कि जो आज आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया है हमने, उससे ऑडियंस को काफी फायदा पहुंचने वाला है। जिन लोगों ने समझा होगा और जो लोग समझेंगे फ्यूचर में कि हमें कैसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।